ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। बात होगी भारत की, बात होगी बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान की। जी हां, इन्हें लेकर बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कह दिया है। मुस्तफिजुर रहमान केकेआर टीम से बाहर किए जाएंगे। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमलों की वजह से मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने की मांग लगातार भारत में उठ रही थी और खासतौर पर साधु संत हिंदूवादी संगठन कोलकाता नाइट राइडर्स, शाहरुख खान, बीसीसीआई आईपीएल को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मुस्तफिजुर रहमान क्यों खेलेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है और हम वहां के क्रिकेटर्स को खरीद कर यहां पर खिलवाएंगे, क्यों खिलवाएंगे। हालांकि बीसीसीआई ने इतने दबाव के बाद एक फैसला लिया। शाहरुख खान की आईपीएल टीम केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कह दिया गया है। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. विजय जी, ये बीसीसीआई कैसे फेस सेविंग कर रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। पहले तो आप क्रिकेटर को खरीदने के लिए अलाउ करते हो ना, पहले तो आपने आईपीएल टीम को कुछ कहा ही नहीं कि आप देखिए बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को जो है आप थोड़ा सा साइड लाइन करिए। पहले आप अलाउ कर देते हैं, फिर जब थू होने लगती है, संगठन खड़े होने लगते हैं, तब आप फिर ये कहते हैं कि नहीं नहीं आप तो इन्हें मत खिलाइए, हमने कह दिया है। और इतने में तो शाहरुख खान को इतनी गालियां भी पड़ चुकी थी। देखिए बीसीसीआई को इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा था ना, जहां नुकसान हो रहा था वहां हैंडशेक नहीं करके मैच कर लिया ना। हाँ, एशिया कप में भारत ने तो उस समय भी बहुत सारे, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग उस मैच के खिलाफ थे कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन वहाँ बीसीसीआई का पैसा लगा हुआ था, अटका हुआ था, उसको पैसा मिलना था, जो भी होना था, और भारत में ज़्यादातर लोगों ने उस मैच का भी विरोध किया था। तब आपने देश के स्वाभिमान को नहीं जगाया था। अब यहाँ तो बीसीसीआई का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बीसीसीआई को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, केकेआर को नुकसान हो रहा है। मैं बताती हूँ सर बीसीसीआई को कब नुकसान होगा। अक्टूबर में जब बायलैटरल सीरीज होगी तब, तो जब ये इशू खड़ा किया जाएगा तब बीसीसीआई से पूछा जाएगा और आईसीसी पूछेगी कि ये क्या हो रहा है, फिर आपको वो बायलैटरल सीरीज खेलनी है तब लेकिन मुस्तफिजुर रहमान अभी नहीं चाहिए। तो इसलिए, और वो दबाव है कि किस तरह से करना चाहिए। मैं तो इसमें पहले भी नहीं सहमत था कि भी देश के लोगों, लेकिन आपने तो पहले फैसला किया ना, आप उसको परमिशन दे दी। आप किसी भी दबाव में कहीं पर आ जाते हैं, कहीं पर कोई बात करते हैं, और यदि इसको मैं दूसरे तरीके से कहूं तो ये एक पॉलिटिकल इशू है ना, क्योंकि आप मुस्तफिजुर रहमान को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को पश्चिम बंगाल के चुनावों के मद्देनजर इस तरह का फैसला करते हैं। ये पॉलिटिकल फैसला है। पॉलिटिकल फैसला है या हिंदूवादी संगठनों का दबाव? हिंदूवादी संगठनों का दबाव भी पॉलिटिकल फैसला है। आप इसको सीधे तरीके से क्यों नहीं देखते? हिंदूवादी संगठन किसके साथ खड़े हैं, और जिनके साथ खड़े हैं उसका दबाव है ये कि भाई इस तरह से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बीसीसीआई को पहले तय करना चाहिए था कि नहीं लेना है कि लेना है, और मैं तो समझता हूं कि अभी इस पर एक नीतिगत निर्णय सरकार को करना चाहिए। ये मुझे समझ नहीं आता, ये सरकार कब तो किसी को समझती है कि स्वायत्त संस्था है और कब समझती है कि मुझे फैसला करना है। तो कभी भी हो जाता है, किसी दिन जब तक छूट देनी हो तब तक आप कहते हैं बीसीसीआई अपने फैसले अपने आप करती है, चुनाव आयोग अपने फैसले अपने आप करता है, फलाना अपने आप, सीबीआई ईडी भी करता है, और जिस दिन जरूरत होती है उस दिन आप फैसले कर लेते हो। तेल के दाम बढ़ाने हो तो कंपनियां जो हैं अपने आप फैसला करने वाली हैं, कंपनियों को तेल के दाम कम करने हो तो सरकार की क्रेडिट। सर एक जानकारी मैं और दर्शकों के सामने रख देती हूँ। आईपीएल जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग तो पहले से ही जानते हैं कि किसी भी टीम फ्रेंचाइजी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो कितने विदेशी खिलाड़ी ले सकते हैं। अब देखिए आपके 8 विदेशी खिलाड़ी हैं, जिसमें से प्लेइंग 11 के लिए 4 विदेशी खिलाड़ियों का होना जरूरी है। शाहरुख खान ने क्यों मुस्तफिजुर रहमान को लिया, इसे लेकर भी कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई भारत के पास पेसर्स, केकेआर के पास जो है वो पेसर्स की कमी थी, नहीं थे, लेकिन ये भी झूठ है। वो भी मैं आपके सामने आंकड़ा रख देती हूं, जो लिस्ट में लेकर बैठी हुई हूं। भारत के खिलाड़ी है आकाशदीप, इन्हें 1 करोड़ रुपए में खरीदा गया, ये भी फास्ट बॉलर हैं। कार्तिक त्यागी महज 30 लाख रुपए में खरीदे गए, ये भी फास्ट बॉलर हैं। आगे सुनिए, वैभव अरोड़ा हैं, हर्षित राणा हैं,
कश्मीर से हमारे बहुत शानदार बॉलर हैं उमरान मलिक, ये भी केकेआर टीम में है, ये भी पेसर है। क्यों लिया था हर्षवर्धन जी मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि कुछ बातें थोड़ी स्पष्टता से करनी चाहिए। एक तो ये कि जैसे हमने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, तो जो हालात अभी बांग्लादेश से हैं, बांग्लादेश से भी किसी भी कीमत पर नहीं खेलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसी चीज़ों में कई बार अलग अलग तरह के, जिसको कहते हैं ना, कि तर्क खोज लिए जाते हैं। लेकिन फिर इसे आपको मुझे समझाना होगा, पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर था, पाकिस्तान के साथ टेररिज्म एंगल था, पाकिस्तान के साथ हम युद्ध में थे। क्या बांग्लादेश के साथ भारत किसी युद्ध में है? नहीं, दो तरीके होते हैं। एक ये देखने का कि क्या हम सीधे युद्ध में, तो हम तो पाकिस्तान के साथ भी किसी युद्ध में नहीं सीधे। ऑपरेशन सिंदूर तो था ना सर? नहीं चल रहा है। देश की भावना क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घर की बहू बेटियों पर अत्याचार हो रहा है और यूनुस सरकार उसमें असफल है। बांग्लादेश हमारा दुश्मन नहीं है। बांग्लादेश के लोग हमारे बड़े प्रिय लोग हैं। बांग्लादेश के लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं, या और सीधे सीधे अगर नाम ले तो शेख हसीना की तो पूरी पार्टी आज उनकी दुश्मन बनी हुई है, कट्टरपंथियों की। ये जो जमात के लोग हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी हैं, उनकी मुश्किल है। लेकिन देश के तौर पर हम कहें तो आज बांग्लादेश को वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज बांग्लादेश उसी तरह से दिखता है। जब ऐसा हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और उसमें हम किसी बांग्लादेशी क्रिकेटर को 9 करोड़ 10 करोड़ में खरीद के लाते हैं और वो हमारे यहां खेलता हुआ एक, जिसको कहे कि उल्लास में, उत्सव में, एंजॉयमेंट में, एंटरटेनमेंट में शामिल होगा, बुरा नहीं लगेगा? तो बिना किसी बट के किसी भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी खिलाड़ी की एंट्री नहीं होनी चाहिए हमारे रिश्ते अगर सामान्य नहीं। ये नीतिगत फैसला करें ना। ये नीति, मैं वही कर, नीतिगत फैसला हो ना। ये नीतिगत फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप कुछ करें ऑन ऑफ नहीं चल सकता। वो कह रहा हूं। ये फिर प्रोफेसर साहब, ये क्रिकेट नहीं हो रहा है, फिर तो ये पॉलिटिक्स हो रही है। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, क्रिकेट ही हो रहा है। क्रिकेट ही हो रहा है, लेकिन क्रिकेट में जो, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे बंधुओं की हत्या करने वाला सिर्फ इसलिए वहां पर हत्या उसकी कर दिया जाए क्योंकि वो हिंदू है? तो ऐसे में दुनिया का कोई देश जब नहीं बात कर रहा हो तो भारत तो बात करनी चाहिए ना, वहां से तो आवाज उठनी चाहिए ना। तो सर बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज खारिज करेगा? देखिए, अक्टूबर में तय करेगा कि हम नहीं खेलेंगे। मुझे लगता है बीसीसीआई को कुछ न कुछ निर्णय करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जब ट्रंप कहते हैं कि क्रिश्चियन लोगों की वहां पर हत्या हो रही है और हम इसलिए वहां पर G20 में जाएंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप रिलीजन के आधार पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को सेव करते हैं। जब हमारे यहाँ ये सब बात चलती है ना, तो बड़े लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे आप हमेशा आप रिलीजन के आधार पर फॉरेन पॉलिसी। हाँ, इसमें कोई बहुत भारत ये करेगा रिलीजन के आधार पर फॉरेन पॉलिसी? मैं कह रहा हूं नहीं, मैं तो अब एक उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। क्या ऐसा नहीं है कि जब चर्च के खिलाफ यहां पर छोटी मोटी घटनाएं बढ़ जाती हैं तो पूरी दुनिया के गोरे जो हैं उठ करके बोलना शुरू कर देते हैं? जी, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? दारा सिंह ने हत्या कर दी थी ग्राहम स्टेन्स की। दुनिया का कोई ऐसा गोरा देश था, क्रिश्चियन देश था, जिसने प्रोटेस्ट नहीं किया? प्रोटेस्ट किया। चर्च में छोटी छोटी एक घटनाएं भी घट जाती हैं, किसी नन के साथ ये हो जाता है, फिर भी वहां उसका विरोध किया जाता है। भारत का हिंदू, वो हमारा ही तो देश था जी, वहां पर जनसंख्या 22% से 8% पे आकर के खड़ी हो गई है। रोज मारे जा रहे हैं, उनके लिए दुनिया में बोलने वाला कोई है क्या? कहीं से आपने आवाज दिखाई दी? कहीं से आपने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से कोई आवाज दिखाई दिया? हादी के लिए वहां का बोलने के लिए यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी हादी के लिए बोलता है। और जितने बड़े देश थे जी, उस सभी ने हादी पर शोक प्रकट किया, लेकिन वहीं पर जो मारा गया, हिंदू मारा गया, जला दिया गया, उस पर कितने लोगों ने शोक प्रकट किया? भारत की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके बारे में बात करें, उनके बारे में बोले, उनके लिए खड़े हों। और यह भी एक प्रतीकात्मक ही है, ये प्रतीकात्मक है। मैं तो कह रही हूं सर, ये आईपीएल है, मैं तो अक्टूबर तक का इंतजार कर रही हूं। हालांकि अभी अक्टूबर तक आने में बहुत, के तौर पे जिम्मेदारी नहीं मानते आपने? वही मैं कह रही हूं, ये तो बिल्कुल मानता हूं, सरकार तय करे कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स दुनिया के साथ में खेलना है या नहीं खेलना है। मैं मानता हूं दुनिया में कहीं भी हिंदू यदि कठिन स्थिति में है तो भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। फिजी के अंदर भारत वंशियों की सरकार थी और वहां पर क्रिश्चियन डोमिनेशन में नहीं था, वहां माइनॉरिटी में थे।
वहां उनको हटा दिया गया। और कौन उनके साथ खड़े हुए? ये सारे गोरे देश खड़े हुए। और वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया गया। मेरा बस इसमें एक पॉइंट यही है कि क्योंकि भारत कभी भी धर्म के आधार पर अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकता, तो भारत का स्टैंड क्या होगा? भारत इसे कैसे डील करेगा? आज हाँ, हम ये मानते हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। नहीं, आप गलत चीजों को पकड़ ली। हम ये नहीं कह रहे हुए कि नहीं सर, मैं आपके बात रिलीजन के आधार पर फॉरेन पॉलिसी नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि दुनिया के जो ये गोरे देश हैं, ये बार बार सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन वो धर्म के आधार पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को गाइड करते हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात है। और हम जो है अपने हिंदुओं के बारे में बात करने के लिए हम बड़े नहीं, हमें बोलना चाहिए। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है उस पर हमने लगातार बोला और हम बोलते रहेंगे। अब वहां की सरकारें क्या करती है, भारत का स्टैंड क्या होगा, वहां का इंटरनल मैटर कह के भाई भारत डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर सकता, अब इनडायरेक्टली क्या कर रहा है वो हमें देखना होगा। पर बीसीसीआई ने इस मामले में डैमेज तो कर दिया है, वो फिर कितना भी डैमेज कंट्रोल करते रहे, हम अक्टूबर तक का इंतजार करेंगे। हम देखेंगे कि बंगाल में माफ कीजिएगा, ये बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति सुधरती है या नहीं, और अगर नहीं सुधरती है तो फिर भारत का स्टैंड क्या होगा। बात बंगाल चुनाव की करेंगे, क्योंकि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका कुछ असर तो बंगाल में 110% है। बंगाल में चुनाव का काउंटडाउन चल रहा है। चुनावी फिजा में सबसे ज्यादा घमासान है एसआईआर को लेकर। अभिषेक बनर्जी कभी चुनाव आयोग को चैलेंज करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को चेतावनी देते हैं। अभिषेक बनर्जी के निशाने पर बीजेपी है। उन्होंने एक नया बयान दे दिया, बीजेपी को सीधी चुनौती दी। ममता बनर्जी के स्टैंड में तो वो खड़े ही रहे हैं। उन्होंने, जब आप याद कीजिए, जब चुनाव आयोग दफ्तर भी आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, अभी तो मैं आया हूं, ममता बनर्जी आएंगी तो सोचिए क्या होगा। और अब अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि आप चाहे कितनी भी एफआईआर करा लो, कितनी भी ताकत लगा लो, सीट तो टीएमसी की ही बढ़ेगी। आप उनका पहले बयान सुने, उसके बाद करेंगे चर्चा। আমি তো প্রায় 2 মাস আগে বলেছি। मैंने तो 2 महीने पहले ही कहा था कि आप जो एसआईआर कर रहे हैं कीजिए, आपके पास जितनी ताकत है वो लगा दीजिए, फिर भी तृणमूल कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। मैंने कहा था कि नहीं, बीजेपी के नेताओं में दम है तो चैलेंज स्वीकार करें। उनके किसी नेता ने हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? आखिर बीजेपी वालों को किस बात का खौफ है, किस बात का डर है? 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री यहां आए थे, कह रहे थे कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। पास में ही त्रिपुरा है, वो सोनार त्रिपुरा क्यों नहीं बन पा रहा है? सोनार असम क्यों नहीं बन पा रहा है? सोनार बिहार क्यों नहीं बन पा रहा है? मध्य प्रदेश में पीने के पानी से 11 लोगों की मौत हो गई थी। एक इंसान को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। पानी भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार नहीं दे पा रही है। उस बीजेपी को लोकतांत्रिक या इंसानी अधिकार के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस बीजेपी के राज में दिल्ली की हवा खराब है और लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा नहीं दे पा रहे हैं। कहा था कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार में अगर हिम्मत है तो वो सबूत दे कि उन्होंने किसी एक विधानसभा में 50,000 तो छोड़िए 5,000 लोगों को भी नौकरी दी हो। दीदी तो चैलेंज करती ही थी, अब उनका भतीजा है वो भी चैलेंज कर रहा है, और ये सीधी फाइट है, सीधी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच में। ये समीर जी, इनके ये तेवर जो है, इनके अंदाज जो हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन ये बताइए कि एसआईआर से डैमेज किसको है? देखिए, निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि इसमें जिस तरीके से एसआईआर का विरोध ममता बनर्जी की पार्टी ने किया, जिस तरीके से दिल्ली में वो चुनाव आयोग से मिलने गए, फिर बंगाल में वो मिल रहे हैं, अभिषेक बनर्जी गए थे, अब कह रहे हैं कि ममता बनर्जी भी मुख्य चुनाव आयोग से मिलने वाली है, और जिस तरीके से एसआईआर को लेकर लगातार ममता बनर्जी हमलावर रही है, तो डर ये बता रहा है ना कि ममता बनर्जी क्यों इसका विरोध कर रही है। ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि जो वोटर कटेंगे, तो उनके जो घुसपैठिए वोटर जो बने थे 2011 से लेकर 2021 तक, जिन्होंने वोटिंग किया और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वोटिंग किया, अब वो वोटिंग नहीं करेंगे। तो उनको लग रहा है कि मेरे वोटर्स कटने वाले हैं, इसलिए उनको ये चिंता थी और उसका वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि भाई 2021 में हमने जो 213 सीटें जीती थी 294 में से, उससे कम 1 सीट ज़्यादा जीतेंगे। और उन्होंने कहा कि भाई 2026 में हम 226 सीटें इस बार जीतने वाले हैं। तो वो अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह बढ़ा रहे हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं, लेकिन डर तो लग रहा है ना, जिस तरीके से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बयान आ रहे हैं, चुनाव आयोग को लेकर आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी बयान और ममता बनर्जी बयान दे रहे हैं, ये बता रहा है कि डर तो लग रहा है, गला तो सूख रहा है उनका। बिहार का रिजल्ट के बाद जो गला सूखा है
उसको वो थोड़ा उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बंगाल की जनता सब जानती है, और जो मोदी जी ने कहा था कि भाई गंगा तो बिहार के बाद बंगाल में जाती है, तो बिहार का जो परिणाम है वो बंगाल में रिपीट होने वाला है, तो यही डर उनको दिख रहा है। ठीक सर, ये मुझे लाइन अच्छी लगी। डर तो सबको लगता है विजय जी, गला भी सबका सूखता है, लेकिन गला किसका सूख रहा है? डर सबको लगता है, गला सबको सबका सूखता है, सबने जी ने कहा है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ये पानी की तुरंत जरूरत किससे है? भले ही ताकतवर हो, लेकिन उनके लिए बड़ी चिंता की बात है, और मजबूत तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को लड़ रही है। और हमें जो लगता है, कल भी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे शायद, कि 38-39% वोट बीजेपी के पास अभी है, 3-4% वोट उसको चाहिए कुल मिलाकर। यदि वो उसका इजाफा कर लेती है तो बहुत मुश्किल नहीं होगा एक सत्ता परिवर्तन में, सत्ता बदलाव में। लेकिन ममता बनर्जी जैसी ताकतवर नेता से 1-1% वोट छीनना भी आसान काम, मुश्किल काम है, और वो लगातार लड़ रही है। और जो एजेंडा था कि पहले आप उनको मुस्लिम, प्रो मुस्लिम या मुस्लिम तुष्टीकरण की नेता मानती थी, अब वो तो कौन कौन से मंदिर बना रही है, अब लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो वो जो एजेंडा हो सकता था वो नहीं चल रहा। और फिर जो मुझे लगता है बीजेपी के लिए केवल एक ब्रेक वाली जगह लगती है कि बीजेपी को बांग्लादेश की माफ कीजिए, पश्चिम बंगाल के लोग जो हैं क्या अपनी पार्टी मानते हैं? बीजेपी को क्या अपनी पार्टी मानते हैं? क्योंकि वहां पर जो बांग्ला सब नेशनलिज्म जो है ना, वो एक बहुत ताकतवर सेंटिमेंट है। तो उसमें क्या वो मर्ज हो रही है? भारतीय जनता पार्टी को अच्छी पार्टी वो मानते हैं, और प्रधानमंत्री को अच्छा नेता मानते हैं, लेकिन क्या वो बांग्ला सब नेशनलिज्म में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? सब नेशनलिज्म। देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी को 41% तक वोट आता है, तो मैं ये मान करके चलता हूं कि पश्चिम बंगाल के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ जरूर जोड़ रहे हैं। दूसरी बात, ममता बनर्जी का एज कहां पर है? ये जो 37% मुसलमानों की आबादी है, और जिसे मैं नहीं मानता, मैं गलत भी हो सकता हूं, वो एक दीन के नाम पर वोट करते हैं। वो कोई बंगला संस्कृति के नाम पर वोट करते हैं, वैसा बिल्कुल ही नहीं है। वो दीन के नाम पर खड़े होते हैं, वो वोट जिहाद के नाम पर खड़े होते हैं। उनको लगता है यही है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है और घुसपैठिए को रहने दे सकती है, यही है जो रोहिंग्या को यहाँ पर रहने दे सकती है, यही है जो बांग्लादेशी मुसलमानों के यहाँ बसने दे सकती है, उनके लिए लड़ाई लड़ सकती है जी। तो लड़ाई यहाँ आकर के जाकर के टिक जाती है। जो BL संतोष ने कहा ना कि हम सिविलाइजेशन बैटल लड़ रहे हैं बंगाल में, वो ऐसे नहीं कहा था, इसीलिए कहा था क्योंकि वहां पर लड़ाई राजनीतिक सिर्फ नहीं है, वहां पर लड़ाई आप एक इस्लाम का एक बहुत बड़ा घड़ा है जो वोट जिहाद के तौर पर वहां पर काम करता है। उसकी आबादी 37% है और वो एक मुफ्त ममता के लिए वोट करता है। तो ममता का फिगर जो होता है, इलेक्टोरल फिगर, वो 37% से ही शुरू होता है। ठीक, अब पश्चिम बंगाल में किसका मुंह मीठा होता है, किसका कड़वा होता है, ये तो समय बताएगा, चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन अभी से महाराष्ट्र में आपके मुंह में घी शक्कर वाली बात हो रही है। समीर जी ने तुरंत अपने डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए थे, मैंने देख लिया था। वो जान रहे हैं महाराष्ट्र में कौन कह रहा है कि मुंह में घी शक्कर। ठीक है, अच्छा, वहां लोकल बॉडी इलेक्शन ने पॉलिटिकल टेम्पो को जबरदस्त हाई कर दिया है। इस बीच मुंबई का मेयर कौन बनेगा, इसे लेकर बीजेपी ने तस्वीर एकदम साफ कर दी है। बीजेपी ने बता दिया है कि अगर महायुति मुंबई में जीती तो मेयर कौन बनेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई का मेयर एक मराठी हिंदू होगा। अब मराठी हिंदू क्यों होगा ये आप जानते ही हैं। ठाकरे ब्रदर्स कह रहे थे कि मुंबई का मेयर होगा, मराठी होगा। AIMIM ने कहा कि कोई खान पठान बुरके वाली होगी, लेकिन फडणवीस ने कहा मुंबई का मेयर मराठी हिंदू होगा। मराठी हिंदू दोनों बातें समीर जी ये कहकर उन्होंने एक साथ कई सारे निशाने साध लिए हैं एक तीर से। लेकिन वो सिर्फ ये भी कहते हैं कि मराठी होगा तो भी हिंदू ही होता ना, मराठी होगा तो हिंदू होगा ही। वहां पे जो मुसलमान है उसको आप मराठी नहीं मानते हैं? नहीं, लेकिन वो मुसलमान है लेकिन मराठी बोलता है, उसकी भाषा है, लेकिन है तो मुस्लिम ना। अगर मराठी बनेगा तो मराठी मुसलमान कैसे होगा? मराठी तो हिंदू होगा ना। मराठी भाषी कोई और हो सकता है, लेकिन मराठी अगर बनेगा तो देवेंद्र जी का कहना बहुत स्पष्ट है। जो आरोप लग रहे थे कि भाई किसी और को बना दिया जाएगा, तो देवेंद्र फडणवीस ने बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई वो हिंदू होगा, मराठी होगा। और मुझे लगता है कि इस बार जिस तरीके से सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा है, अब तो ये कहा जा रहा है कि भाई उत्तर भारतीय को नहीं बनाया जाता मेयर। उत्तर भारतीय 40% के करीब है, तो उत्तर भारतीयों से आवाज आ रही है कि भाई किसी उत्तर भारतीय को मेयर बनाया जाए।
समाजवादी पार्टी कह रही है किसी मुस्लिम को बनाया जाए, ओवैसी की पार्टी कह रही है कि किसी बुरके वाली को हम मुख्यमंत्री महापौर बनाएंगे मुंबई का। तो सबके अपने अपने गणित है। अब अजित पवार से पूछा गया पुनः, जिनका आप कह रहे मुंह में घी तो शक्कर। वो उन्होंने इसलिए कहा कि अजित पवार और शरद पवार साथ साथ आने से पूछा गया कि साथ में आ रहे, तो उन्होंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर अगर ऐसा होता है। लेकिन उसी बयान में अजित पवार ने एक बयान किया जो बीजेपी के लिए मुझे लगता है बहुत मतलब एक शर्मनाक बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं सत्ता के साथ नहीं था तो मुझ पर 70,000 करोड़ का आरोप लगते थे, और जिन लोगों ने मुझे 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया वो आज मेरे साथ सत्ता में है। ये उन्होंने स्पष्ट कहा और वो जोर से हंस दिए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बताया है कि भाई आप मुझ पर 70,000 करोड़ का आरोप लगाते थे और आज आपके साथ में सत्ता में हूं, तो अब मैं किसी घोटाले का आरोपी नहीं हूं। मुझे ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन एक क्विक कमेंट हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये सचमुच ये बयान जो समीर जी बता रहे हैं, तो ये तो सीधे सीधे हंस देना, मतलब सिर्फ हंस देना नहीं, एकदम से हंस ही देना है। अब इसको सोचें भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन एक बात इसको समझिए, जब देवेंद्र फडणवीस कहते हैं मराठी होगा हिंदू होगा, तो वो उस राजनीति से लड़ रहे हैं जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आकर मराठी कोई बनेगा जिसकी वो बात करते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस दरअसल बाला साहब वाले मराठी हिंदू की बात कर रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे राज ठाकरे कर रहे हैं वो आज के मराठी की बात कर रहे हैं। तो मराठी तो सब ही हैं, जो मराठी महाराष्ट्र में रह गया मराठी भाषी, वो एक तरह से वही हो गया। देवेंद्र फडणवीस खुद मराठी है, देवेंद्र फडणवीस खुद तो मराठी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये राजनीति बड़ी स्पष्ट है जी। कि वो फिर से घूम फिर कर वहां पहुंच गई है जो बाला साहब के समय की राजनीति। और मैं इसको यूं भी देखता हूं कि देवा भाऊ ने सारे नेताओं को जो अपने आसपास के थे उनको कट टू साइड